इस वीडियो में हम जानेंगे 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर का टॉपिक नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, इसका जन्म किस तरह से हुआ और इसकी पहली बैठक कब हुई और इसके द्वारा एक रिपोर्ट पास हुई थी। उस रिपोर्ट में कौन कौन से नियम बताए गए थे। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई गई थी उसकी क्या भूमिका रही, क्या ये आज भी प्रासंगिक है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वो पहले अपलोड हो चुकी है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये इस बुक का तीसरा टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले ये था कि जो गुट निष्पक्षता जो नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी गुट निष्पक्ष जितने भी देश थे उनके के माध्यम से। अगर आपको ये नहीं पता कि गुट निष्पक्ष क्या है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ कि आखिरकार गुट निष्पक्ष है क्या। तो देखिए, क्या हुआ था ना कि 1945 में क्या हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो गया था, जो 1939 से लेके 1945 तक चला था। उसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो चुका था। इसके बाद जो मित्र राष्ट्र के जो बहुत ही अच्छे जो मित्र थे, जो अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मित्र थे, दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के साथ ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। तो देखिए, अब क्या होता है, पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ती जा रही थी, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ में। अमेरिका पश्चिमी देशों का नेतृत्व कर रहा था, सोवियत संघ पूर्वी देशों का नेतृत्व कर रहा था। तो ऐसे में क्या था कि अब जितने भी नए नए देश जो भी आज़ाद हो रहे थे, उनके पास एक ही सिचुएशन थी कि वो अपनी आज़ादी को दोबारा से किसी एक दूसरे रूप में खोए और दोनों में से किसी एक गुट में शामिल हो जाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि पूरी दुनिया दो भागों में बंटनी शुरू हो गई। पहला गुट अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ में पूरी दुनिया धीरे धीरे बंट रही थी। उसी समय एक नया विकल्प आया, वो था गुट निष्पक्षता। गुट निष्पक्षता का मतलब यहाँ पे ये है, इसका मतलब यहाँ पे ये दे रखा है कि जितने भी जो नए देश आज़ाद हो रहे थे, उनके पास तो दो ही ऑप्शन था, या तो अमेरिका गुट में चले जाए या फिर सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाए। लेकिन एक नया गुट उभर कर आया जो अब कहता था कि ना तो हम अमेरिका के साथ उसके गुट में शामिल होंगे, ना ही हम सोवियत संघ के साथ उसके गुट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमें ये आज़ादी है बहुत ही मुश्किल से मिली है और हम दोबारा अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में एक नए गुट की स्थापना हुई, ठीक है, और वो कहलाया गुट निष्पक्षता। इसकी स्थापना किन किन देशों ने करी, इसकी पहले एक वीडियो बन चुकी है। तो अब होगी रिवीजन, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वो गुट निष्पक्ष के जितने भी देश थे, उन्होंने एक अपना नया गुट बना लिया था कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो देखिए, अब क्या हुआ था कि एक उस समय ना जो शीत युद्ध का दौर चल ही रहा था, क्योंकि जब गुट निष्पक्ष बना था वो शीत युद्ध के दौरान ही बना था। अब देखिए, जितने भी गुट निष्पक्ष के देश थे ना, उनके ऊपर ना सभी देशों ने, स्पेशली ये प्रभावशाली या ये कहे कि द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने ये आरोप लगाया कि जितने भी ये गुट निष्पक्ष के जितने भी देश हैं, वो ना सिर्फ क्या कहते हैं, शीत युद्ध के दौरान जितने भी ना युद्ध चलते हैं उस समय सिर्फ मध्यस्थलता की ही भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ क्या कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं देशों के बीच में, और अदरवाइज इनके बनने का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। दूसरी बात ये बोली गई थी कि जो गुट निष्पक्ष के अंदर जितने भी देश शामिल है ना, सभी के सभी देश अल्प विकसित हैं। क्यों? क्योंकि ना जो जितने भी देश गुट निष्पक्षता के जो गुट में शामिल हुए थे ना, सारे देश ऑलमोस्ट ज़्यादातर गरीब थे। तो इन्हें ना गरीब देशों को ना अल्प विकसित देशों की संज्ञा दे दी गई थी। अब देखिए, जितने भी जो अल्प विकसित देश है जो गुट निष्पक्षता के जो गुट में शामिल थे, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। जो मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी थी, ये देखिए। सबसे पहले जो चुनौती थी वो था कि इनका अपना आर्थिक विकास करना ताकि जो उनकी जनता है उसे गरीबी से उभारा जा सके। जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया कि गुट निष्पक्ष में जितने भी देश शामिल थे उन्हें अल्प विकसित देश की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा
गरीब थे और ये अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो रही इनकी पहली चुनौती। दूसरी चुनौती ये थी कि जितने भी नवस्वतंत्र देश थे ना, वो तो उनके लिए क्या था, गरीबी से उभरना ज़रूरी था, आर्थिक विकास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखिए, विकास ऐसा होना चाहिए जो टिकाऊ हो, ठीक है। जब तक टिकाऊ विकास नहीं किया जाएगा, वो सही मायने में आज़ाद देश, स्वतंत्र देश नहीं कहलाएगा। अब ये हुआ कि जितने भी नए देश थे ना, अगर वो आज़ाद हो भी रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपने पैसों के चक्कर में या आर्थिक मदद के लिए अमीर देश कहे या फिर जो पावरफुल देश थे उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था उन्हें। ये उनकी चुनौतियाँ थी गुटनिरपेक्ष देशों के सामने। और नेक्स्ट उनकी जो चुनौतियाँ थी वो ये थी कि जितने भी ना उपनिवेश से जो देश आज़ाद हुए थे, जो अभी जिन्होंने बहुत मुश्किल से आज़ादी पाई थी, और उनको क्या था कि ना अब उन्हें ना अब किसी न किसी रूप से राजनीतिक जो आज़ादी थी ना उन्हें हासिल करनी थी। अब मतलब उनके देश में किसी भी तरह के जो डिसीजंस थे अब वो उन्हें खुद लेने थे। तो इसके लिए क्या करना था, इन्हें इंडिपेंडेंट बनना था, उन्हें विकास करना था, ताकि वो भी अपनी जो पहचान है वो देश अपनी बना सके। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसी परिस्थितियों ने ही, इन सारी सिचुएशन ने ही एक नए जो व्यवस्था थी उसके जन्म करने के सिचुएशन क्रिएट करे। इस वजह से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ, ठीक है। आप देखिए, इन्हीं सारी चुनौतियों की वजह से ही एक जो नई व्यवस्था थी उसका जन्म हुआ, जो क्या कहलाया, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो देखिए अब क्या हुआ कि इसके लिए एक बैठक कराई गई थी। वो बैठक कराई गई थी 1972 में, ठीक है। इसकी बैठक कराई गई थी 1972 में यूएनओ में बैठक कराई गई थी। और जो सम्मेलन कराया गया था वो यूएनओ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन था। अगर आप हिंदी में याद करना चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में। अगर हिंदी में करेंगे तो इस सम्मेलन का नाम था संयुक्त संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन। अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो अपटांड है। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म का यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये सम्मेलन कराया गया था 1972 में यूएनओ में। और साथ ही साथ क्या था, इसके अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट का नाम था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से, मतलब इस रिपोर्ट का नाम दिया गया था। अब देखिए इसके अंदर ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी उसके अंदर ना उसके अंदर मुख्य बातों को ऐड किया गया था और वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और इसकी विशेषता क्या थी इस रिपोर्ट की, अब हम ये जानते हैं। तो देखिए इसके अंदर 4 बातें मेन पॉइंट है जो बताई गई थी। पहली बात तो ये बोला गया था कि जितने भी अल्प विकसित देश है, अल्प विकसित देश वही देश है जो गुटनिरपेक्ष में शामिल थे। इन देशों को अल्प विकसित का नाम दिया गया था, इसे ध्यान रहे। अब देखिए तो पहला क्या था, पहला इस रिपोर्ट में बोला गया था कि प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण उन सभी अल्प विकसित देशों का रहेगा, ठीक है। जितने भी मान लीजिए क्या थे कि जितने भी जो देश है अल्प विकसित, जो भी नए नए देश आज़ाद हुए हैं, ठीक है। अब जितने भी जो नए देश आज़ाद हुए उनके देश में प्राकृतिक संसाधन होंगे, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, जितनी भी चीज़ें। पहले क्या था कि जो देश इन्हें गुलाम बनाता था वो इन चीज़ों का यूज़ करता था। लेकिन अब क्या होगा कि जो नए देश, अब जैसे देश आज़ाद हो रहे हैं, ठीक है, तो जब नए जो देश आज़ाद होंगे अब उनके प्राकृतिक संसाधन जो होंगे, चाहे तेल हो, चाहे कोयला हो, चाहे किसी भी तरह का खनन विधि हो, उन सब पे जो नियंत्रण होगा उसके देश से खुद का नियंत्रण होगा, ना कि किसी दूसरी महाशक्तियों का उन पे नियंत्रण होगा। ये पहली बात बोली गई थी, ठीक है। देखिए अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दहन पश्चिम के विकसित देश करते रहे। इसका मतलब यह है कि पहले क्या था, जो देश इन्हें गुलाम बनाता था वो इनके संसाधनों का प्रयोग करता था अपने देश का विकास करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इस रिपोर्ट में बोला गया।
अब देखिए दूसरी बात इसमें क्या बोली गई थी, इसकी दूसरी बात इसके अंदर ये बोली गई थी कि जो पश्चिम देशों के बाज़ार तक जितने भी अल्प विकसित देश होंगे उनकी पहुंच होगी, ताकि क्या कर सके, जितने भी ये गरीब देश है, ये अल्प विकसित देश है, अपने सामानों को या अपनी वस्तुओं को बेच सके और आर्थिक लाभ उठा सके, ताकि वे अपनी गरीबी से उभर सके और व्यापार से उन्हें फ़ायदा होगा, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इतने इतने सालों से जो उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा था, उनका शोषण हो रहा था, अब उससे वो उभर सकेंगे और अपना विकास कर सकेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक इसके अंदर आता है प्रौद्योगिकी की लागत जो होगी कम होगी। मतलब क्या है कि अगर किसी भी तरह की आवश्यकता होगी चीज़ों को मंगाने के लिए, टेक्नोलॉजी से ज़रूरत है, प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है, तो ऐसे में क्या होगा, जब उसे दूसरे देशों से मंगवाई जाएगी तो उसके अंदर जो उसकी लागत होगी, जो उसके मूल्य होगी, उसे बहुत ही ज़्यादा कम कर और जो गरीब देश है उन्हें प्रोवाइड कराई जाए, ताकि वह देश अपना विकास कर सके। इस तरह की बात इस रिपोर्ट में बोली गई थी, यही इसकी विशेषता है। और इसके बाद देखिए जो लास्ट है वो ये है कि जितने भी अल्प विकसित देश होंगे ना, उनकी अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि जितने भी गरीब देश रहेंगे, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी जो टीम है जो काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर आर्थिक रूप से, उनमें क्या होगा, इन गरीब देशों को मौका दिया जाएगा अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि धीरे धीरे जो गुड निष्पक्षता की जो प्रकृति थी ना, वो धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। वो किस तरह से, अब देखिए ये हुआ कि जो बेलग्रेड में जो इनकी पहले सम्मेलन किया गया था वो 1961 में किया गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या थे, आज के अंदर ज़्यादातर जो मुद्दे थे ना, वो इनका विकास करने से जुड़े हुए थे। इसके अंदर आर्थिक मुद्दे इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे गुड निष्पक्षता की भूमिका बढ़ती चली गई, अब क्या हुआ, इसके अंदर ना आर्थिक मुद्दों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लग गया। तो अब ये कहा जाने लग गया कि अब जो ये गुट निष्पक्षता का जो गुट बनाया गया था, वो ना राजनीतिक मुद्दों से ज़्यादा अब वो ना आर्थिक मुद्दों का दबाव समूह बनता चला जा रहा है। ये बात बोली गई थी, और ये बात भी ना, ये जो प्रभावशाली देश थे, या ये बोले कि दूसरे विश्व युद्ध के जो विजेता देश थे, या फिर इनके जो पार्टनर के जितने भी देश थे, उन्होंने अभी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि अब जो गुट निष्पक्षता का जो मेथड था ना बनाने का, जो उद्देश्य ये था कि दोनों की महाशक्तियों से दूर रखना, ताकि गुट निष्पक्ष के देश स्वयं इंडिपेंडेंट बन सके, इसलिए बनाया गया था। और साथ साथ उन्हें अधिकार दिलाने तक की बात की जाती थी। लेकिन अब इस गुट के अंदर आर्थिक जैसे मुद्दों को ही शामिल किया जाता है। तो इस तरह इस पे बार बार आरोप लगने लगे कि जो गुट निष्पक्ष आंदोलन था वो सिर्फ अब ना आर्थिक दबाव समूह ही बनकर रह गया। इसके बाद क्या हुआ कि अब इसके बाद 1980 का दशक आया। अब देखिए दशक का मतलब तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब ये होता है कि जब दशक लिखा हुआ है तो 1980 से लेके 1979 तक का टाइम, ये पीरियड क्या कहलाता है, दशक। अब क्या हुआ कि इस समय क्या हुआ, 1980 के दशक के ऊर्ध्वाधर मतलब इसी के बीच में ही ना नव आर्थिक व्यवस्था को ना बनाए चलाए रखने के जितने भी प्रयास थे ना, वो थोड़े थोड़े कमज़ोर होने लगे। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर जो आर्थिक मुद्दे थे ना ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट दिया जाने लग गया, ना कि जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था। इसलिए अब फिर ना इसके ऊपर आरोप लगने लग गए कि अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था बनाई गई थी वो ठीक से काम नहीं कर रही है। अब देखिए क्या हो गया, जो इसका जो विरोध किया जाता था वो सबसे ज़्यादा विकसित देशों के द्वारा ही किया जाता था। क्योंकि देखिए जो विकसित देश थे, स्पेशली विकसित देशों का यहाँ पे जो मेन नाम लिया जाए तो समझ जाना कि यहाँ पे सोवियत संघ और अमेरिका जैसे देशों की ही बात ही हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि इसका विरोध बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से किया जाने लगा और गुड निष्पक्ष पे आरोप लगाने शुरू कर दिए गए कि ये ठीक से काम नहीं करता, इस तरह के आरोप इस पर लगने शुरू हो गए। लेकिन ना फिर भी ना इतने आरोप लगने के बावजूद, इतने बड़े लेवल पे इसका विरोध किया जाने लग गया, लेकिन फिर भी ना जो गुड निष्पक्ष जितने भी देश थे ना, इतना विरोध होने के बावजूद भी इन देशों ने क्या करा, आपस में एकता बनाए रखी। और ये एकता बनाए रखना सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से ही मेहनत करनी, और ये एकता बनाए रखने के लिए इन देशों को ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और ये इसी वजह से उस समय अपने इस
इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उस समय भी प्रासंगिक रहा और अपना काम करता रहा। तो ये था आपका नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, उसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या परिणाम आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।